नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नए डॉक्टर बने हुए भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे जो प्यारे भाई हैं जिनकी पीएलआर की स्टोरी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये वही भाई हैं जिनसे जुड़ा हुआ एक आध्यात्मिक समाधान का वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाला था, जिसके अंदर भाई खुद सामने आकर के उन्होंने बताया भी था कि कैसे जब वो 2 वर्ष पहले जो हमारे संपर्क के अंदर आए थे उस समय पर उनकी क्या स्थिति थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे थोड़ा भाई को गाइड किया गया, कुछ उनको स्पिरिचुअल कुछ सॉल्यूशंस उनको बताए गए, तो धीरे धीरे जो परेशानियां उनके जीवन के अंदर थी, जो प्रभाव उनके ऊपर थे, जिन्होंने उनका दिमाग जैसे बंद कर रखा था, वो धीरे धीरे करके कैसे उससे बाहर आए और फाइनली कैसे वो आर्मेनिया से अपनी जो डॉक्टरी है उसको पूरा कर पाए। दोस्तों, ये जो भाई हैं, अपने ये जो 2 वर्ष की यात्रा की जो हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर 3 बार तो इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया था और कई बार मेजरली तो इनकी काउंसलिंग ही होती थी, जिसके अंदर ये बात करते थे, कंसर्न शेयर करते थे कि अब इतना हो गया है, अब इतना हो गया, अब क्या करूं, कैसे करूं। तो धीरे धीरे करके जो है सब कुछ जो प्यारे भाई हैं इनकी लाइफ में सॉर्ट हो गया। फाइनली ये वहां से इंडिया आ गए, इंडिया में अपना एग्जाम दे करके अब जो है अपनी जो इनकी डॉक्टरी की जो इनका करियर है उसको जो है प्यारे भाई हैं जस्ट अब उसको शुरू करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, पिछली बार जब इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया था सेकंड टाइम, तो उसके अंदर कुछ चीजें इनके सामने आई थी, कुछ प्रश्नों के उत्तर इनके सामने आए थे। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से एक बार और इनका पीएलआर जो है वो ड्यू हो गया था कि भाई एक बार और करना पड़ेगा, तभी फाइनली इन प्रश्नों के उत्तर जो है आपके सामने आएंगे। दोस्तों, एक तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहले वाला वीडियो है हम उसका लिंक दे देंगे, ताकि आपके जो पूरी कहानी इनकी जो है, पूरी जो इनकी प्रॉब्लम्स है वो आप डिटेल में वहां से समझ पाओ। अभी फिलहाल हम आपको बताएंगे कि पिछले पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो सेशंस हुए थे उनमें से कौन सा पोर्शन कवर करना रह गया था। और इस बार दोस्तों फाइनली जब इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ये जो प्यारे भाई हैं इनको प्राप्त हो गए। और जैसे एक वो होता है ना कि अब बाहर उतर गया, अब सब समझ में आ गया है, तो वो इन भाई के साथ हुआ। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये अपनी डॉक्टरी करने के लिए रशिया गए थे। इन्होंने बताया था कि जब मैं रशिया गया तो भैया रशिया के अंदर मुझे इतना अपनापन फील हो, इतना अपनापन फील हो, जैसे मुझे लगे कि भैया कि मैं जैसे अपने घर के अंदर ही हूँ। कह रहे मैं बहुत कंफर्टेबल था, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन फिर इनके जीवन के अंदर मतलब कुछ वर्ष पढ़ाई करने के बाद ये परिस्थिति आई कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो वॉर छिड़ गया। और एक तो है कि फुल फ्लेजेड वॉर छिड़ा था दोस्तों, लेकिन जो लोग वहां रहते थे वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट काफी समय से चल रहा था, तो इनको समझ में आ रहा था कि परिस्थितियां अब खराब होने वाली हैं। तो इससे पहले परिस्थितियां पूरी तरह से खराब हों, इनको रशिया छोड़ करके यूक्रेन में आना पड़ा। अब इनके साथ क्या हुआ दोस्तों कि यूक्रेन के अंदर जब ये आए तो यूक्रेन के अंदर इनको बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस इनके ऊपर आया। और इनफैक्ट ये जो इनके साथ जो प्रेत बाधा भी हो गई थी और जो बहुत ज्यादा ये ब्लॉक हो गए थे, वो यूक्रेन आने के बाद इनके साथ हुआ था। अच्छा, तो अब रशिया भी फॉरेन कंट्री एक भारतीय बच्चे के लिए और यूक्रेन भी फॉरेन कंट्री एक भारतीय बच्चे के लिए। लेकिन रशिया जाकर के खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, सब कुछ अपना अपना लग रहा है और पढ़ाई अच्छी हो रही है, अच्छा स्कोर कर रहा है। और जैसे ही यूक्रेन पहुंचते हैं, यूक्रेन पहुंचते ही दिमाग बंद हो जाता है। यूक्रेन पहुंचते ही ऐसे लोग जीवन के अंदर आते हैं जो कि इनके जीवन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या किसी ना किसी रूप में इनको गुलाम बना लेना चाहते हैं। तो इस बात का उत्तर ये भाई जानना चाह रहे थे। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम बताते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि पास्ट लाइफ में गए तो क्या निकल कर क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो जब यूक्रेन के अंदर गए दोस्तों, तो जो एजेंट था जिसने इनको यूक्रेन के अंदर भेजा था, है ना, वो जो यूक्रेन लेकर के आया था, उसने इनका बहुत सारा पैसा खा लिया। मतलब पैसा खा लिया मतलब बहुत पैसा खा लिया, है ना। तो भाई वो एजेंट के बारे में जानना चाहते थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। और उस एजेंट के कुछ साथी थे या आप लगा लो उसके जानकार लोग थे
जिनके साथ इनको यूक्रेन में आकर के रहना पड़ा। और ये एक एक व्यक्ति का तो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये जो इनके साथ इनके जो रूममेट्स थे जो यूक्रेन में रहने वाले, वो सभी रूममेट्स कुछ इस प्रकार से इनके साथ व्यवहार करते थे जैसे कि इनको गुलाम बना करके वो रखना चाहते हो। हर चीज के अंदर एक्सपेक्टेशन ये होती थी कि ये करके देंगे, खाना ये बना करके देंगे, कपड़े ये धो करके देंगे। पूरा कितना करते थे नहीं करते थे वो अलग बात है, लेकिन सब में एक्सपेक्टेशन इनसे होती थी। और अगर फिर कोई सुविधा को भोगने का टाइम आ जाए कि भैया मेरे को सुविधा मिल जाएगी, तो उसके अंदर मान लो जैसे ठंड बहुत होती है, हीटर है, तो हीटर अगर इन्होंने जला लिया अपने लिए, तो जो साथ में लोग रहते होंगे उनको बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे उनको मौत पड़ गई हो कि भाई पता है इससे बिल कितना आता है। और अपने लिए जब वो सोएंगे तो हीटर जला करके सोएंगे, तो इनके टाइम पे बिल आता है, उनके टाइम पे बिल नहीं आता। और ये उनको कभी कुछ बोल ही नहीं पाते थे, मतलब ये उसके अंदर फंसे हुए ही सही थे। अच्छा, फिर दोस्तों कुछ ऐसा हुआ था कि इनको यूक्रेन के अंदर कुछ रिस्पाइट मिला था। रिस्पाइट कैसे मिला था? यूक्रेन के अंदर इन्होंने, जैसे हमने बताया था, एक आध्यात्मिक संस्था जो है उसको ज्वाइन कर लिया था, जिसके अंदर एक बहुत बूढ़ी अम्मा है, बहुत बूढ़ी नहीं है मतलब लाइक, बट काफी बूढ़ी थे वो, है ना, लाइक मिड 50s टाइप में माता जी हैं। उन्होंने एक प्रकार से इनको, जैसे ये साधना वगैरह करने लग गए वहाँ पे और जाकर के सारी धारणा इनकी हो गई, इनका रूटीन पक्का हो गया, तो वो जो महिला हैं उन्होंने इनको ऑफर किया कि भाई मेरे घर में आकर के तू पीजी पे रह सकता है। मतलब वो डायरेक्टली वो संस्था से वो वाली बहन माता जी भी जुड़े हुए थे, लेकिन वो अकेले रहते थे। अब इनके पास पैसे की बहुत तंगी, मतलब एक पीजी के अंदर 6-7 बच्चों के साथ शेयर करके इंसान मैनेज कर लेता है, लेकिन अलग से घर रूम रेंट पे लेना तो वो महंगा पड़ता है उसके हिसाब से। तो इन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो वो आई कैन नॉट डू इट। तो वो जो माता जी हैं उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि कोई बात नहीं, मैं तेरे को अपने काम बता दिया करूंगी, तू मेरी सेवा कर दिया करियो, ठीक है, तो और इतने पैसे दे दियो तो वो हो जाएगा। ऐसे करके इन लोगों का आपस में कुछ एडजस्टमेंट हो गया था। तो ये जो माता जी हैं फिर ये बताते हैं कि वो ना वो कह रहे मैं माइंड नहीं करता, अब वैसे बोलना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब क्योंकि जानना है इसलिए इन्होंने बताया। कह रहे कि फिर उनका ये होता था कि उनके पैर दबाओ, हाथ दबाओ, है ना, सर की मालिश कर दो, खाना पकाता था मैं, कुछ काम वाम करता था, तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर कह रहे मुझसे काम कराया जाता था। और कह रहे कि आई ऑल्सो यूज टू रन एरेंड्स, कि बाहर से कुछ लेकर के आना है, अब ये ले आ वो ले आ, तो घर का जैसे कोई बच्चा होता है वो जैसे सारे काम करता है, कह रहे मैं वही करता था। लेकिन ये कहते हैं कि जो वो माता जी हैं उनको ना मेरी बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई। वो जो बूढ़ी अम्मा है उनका फोकस इस चीज के ऊपर था, आई थिंक शी वाज इन द 60s, हाँ 60s। तो कह रहे उनका जो फोकस था वो इस चीज पे नहीं था कि मैं कामयाब होकर के डॉक्टर बन जाऊं, उनका फोकस ये था कि मैं अकेली हूं, अब ये यहां से कहीं जाए ना। और उन्होंने इनको अपनी सेवा, जो ये जो उनकी सेवा जो करते थे उसको उन्होंने इनको प्रोग्राम इस प्रकार से करना शुरू कर दिया कि भाई यही जो है ईश्वरीय सेवा है, यही भगवान का आदेश है, तुम्हारे को मेरी सेवा करने के लिए भेजा हुआ है। तो वो इस चीज को इनके माइंड के अंदर फिल करती जा रही थी कि भैया जो सेवा है जो तुम कर रहे हो यही ही तुम्हारा लक्ष्य है। तुम्हारा लक्ष्य डॉक्टर बनना नहीं है। एक इंसान डॉक्टर बनकर के कितने हजारों लाखों लोगों का इलाज कर सकता है। भाई डॉक्टर बनकर के चैरिटेबल हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेगा, है ना, कम तनख्वाह के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेवा कर देगा। या फिर कई सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, बहुत पुण्य आत्माएं होती हैं कि वो अपने क्लिनिक्स खोलते हैं और क्लिनिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब रीजनेबल हर चीज रखते हैं, है ना, कि भैया आप जाओ, इंसान गरीब से गरीब इंसान भी अफोर्ड करके जो है उनकी दवाई वगैरह वो ले सकता है, या कोई वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता उसके अंदर भी लेवरेज दे देते हैं वो, है ना। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत पुण्य आत्माएं होती हैं, तो उससे वो कितनी सेवाएं करेगा और उसके माध्यम से भी बहुत ईश्वरीय सेवाएं कर सकता है अगर डॉक्टर होगा तो लेकिन इनके माइंड में वो जो लेडी हैं वो ये बात भरते थे कि भाई यही ही तुम्हारा पार्ट है, यहां रहते रहते डॉक्टर बन जाओ, यहीं डॉक्टरी कर लो, इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इस प्रकार से। तो जैसे पहले जो इनके साथ पीजी के अंदर या जो शेयर्ड स्पेस के अंदर जो लोग रहते थे, जैसे वो लोग इनको गुलाम बनाने का प्रयास करते थे इन सम वे, हालांकि ये जो महिलाएं ये बहुत बेटर थी उनसे, है ना, लेकिन इन सम वे अब ये इनको जो है अपने पास बांध करके रखना चाहती थी, गुलाम बना करके रखना चाहती थी। तो ये भाई जानना चाहते थे कि भाई मैं रशिया में गया, सब कुछ इतना अच्छा था, रशिया छोड़ के मैं यहाँ पे आया तो मेरे को यूक्रेन ने इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों दी, सबसे पहले तो ये जानना चाहते थे। ये सभी जो आत्माएं इनको मिली वो एजेंट जिसने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खा लिए,
मतलब जितना पैसा इनका बनता था यूक्रेन में जाने का 3 गुना 4 गुना खा गए, है ना। फिर उसके बाद इन लोगों का मिलना, तो ये सब लोग जो हैं ये कौन हैं, इनसे मेरे पास्ट लाइफ का मेरा क्या हिसाब किताब है, ये बात ये जो भाई हैं ये जानना चाहते थे। और रशिया यूक्रेन की भूमि से जानना चाहते थे क्या हिसाब किताब है। फाइनली यूक्रेन छोड़ करके इनको आर्मेनिया जाना पड़ा, और आर्मेनिया जा करके इनकी डॉक्टरी पूरी हुई, क्योंकि यूक्रेन ने तो बांध लिया था इनको, है ना। रशिया में हो जाती, लेकिन वहां वॉर छिड़ गई, यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई, तो यूक्रेन आना पड़ गया। अब यूक्रेन में आए तो यूक्रेन में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, बार बार फेल हो रहे थे, पूरा अपनी भोगना भोगी यूक्रेन के अंदर, और यूक्रेन से फिर वापस जो है वहां जाना पड़ा आर्मेनिया, फाइनली वहां जाकर के। एक और बहुत ही विशेष बात है दोस्तों, जिसके बारे में हम विशेषकर बात करना चाहते हैं। देखिए, पहले जब ये इन अम्मा के पास गए थे रहने के लिए, तो जो साधना के मार्ग पे थे, उस साधना के मार्ग पे क्या होता है कि प्रयास ही किया जाता है कि पूरी तरह से अपने आप को सेवाओं के प्रति व्यक्ति जो है वो समर्पित करे, है ना। ये भी उसके अंदर एक होता है कि अगर आपसे संभव हो तो गृहस्थी जीवन चूज न करके, है ना भाई, एक तो है कि गृहस्थी बन गए और उसके बाद आप हैं तो आपको सब कुछ मैनेज करना है, लेकिन उसमें एक पॉइंट होता है कि भाई अगर हम घर गृहस्थी के अंदर चले जाएंगे तो हमारा जो ये कंट्रीब्यूशन हमने करना है सोसाइटी के प्रति, जो हमारे को पूरा समर्पित करना है, उसके अंदर थोड़ा प्लस माइनस हो जाएगा। तो अगर संभव हो तो आप कुमार रह करके जितना आप अपना इम्पैक्ट कर सकते हैं, जितनी सेवा आप कर सकते हैं, उतना जो है आप विवाहित होकर के उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर और बहुत सारी जिम्मेवारियां आती हैं। तो पहले तो ये जो माता हैं इनको मोटिवेट करते थे कि तुम कुमार रहना, है ना, जब तक ये उनकी सेवा कर रहे थे, जब तक उन्होंने इनको अपने साथ बांध रखा था। लेकिन जब उन महिला को ये बात समझ में आ गई कि भैया ये तो यूक्रेन छोड़ करके जाएगा, अब ये आर्मेनिया जाएगा, तो वो जो महिला हैं उन्होंने इनके कान में बात डालनी शुरू करी कि अच्छा, अब तुम यहां से जा रहे हो ना, तुम अकेले मैनेज नहीं कर पाओगे, तो मुझे लगता है तुम्हारे को शादी कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है तुम्हारे को शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, यहां पर इस चीज के ऊपर कॉन्वर्सेशन नहीं है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। कहने का मतलब है वही ही महिला जब तक उनको इस प्रकार से लग रहा है कि ये मेरी सेवा करता रहेगा, तब तक वो मोटिवेट कर रही हैं कि कुमार रहे, और अगर उनकी सेवा छोड़ करके जा रहा है तो अब तू सेवा के मार्ग पे ही ना रहे, मतलब अब तू गृहस्थी बन जा, है ना। अब मतलब कि वो एक कि जैसे भटकाने के लिए वो कर दिया। अब ये वाली बात इस भाई को पच नहीं रही थी, क्योंकि वो जो माता जी हैं उनकी वर्षों की तपस्या है। तो ये हैरान थे इस बात को सुन करके कि वो इनको विवाह करने के लिए कह रही हैं। अब भाई एक प्रकार से गुरु हैं, है ना, इनके लिए गुरु वाला पार्ट था उनका। तो लेकिन इनको ये था कि भाई हो सकता है कि कोई रहस्य हो इसके अंदर, कि वो मुझे विवाह करने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो क्या मुझे विवाह कर लेना चाहिए अब, है ना। क्या ये जो मैंने संकल्प लिया कि, क्योंकि इनका संकल्प यही था कि मैं डॉक्टर बन करके मतलब विश्व कल्याण के कार्य में मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा, लोगों की हेल्थ इंप्रूव करने पे मैं काम करूंगा, यही ही मेरी, ये जो मेरा संकल्प है, ये संकल्प ही मेरी पत्नी है ना। तो कह रहे वो था मेरा, तो कह रहे अब इन्होंने ये बात बोल करके मुझे ना कंफ्यूज सा कर दिया। तो मेरे अंदर ये बात भी चलती है कि अब मैं इंडिया आ गया हूं, तो उन्होंने कहा था कि तुम शादी कर लेना, तुम अकेले मैनेज नहीं कर पाओगे, तो भैया क्या वाकई में मुझे शादी कर लेनी चाहिए? क्या ये कोई विशेष दिव्य संदेश था मेरे लिए विशेषकर? तो ये वाली बात भी ये जो भाई हैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा इनको क्यों बोला, पहले पवित्र रहना सिखाया, बाद में ऐसा क्यों बोला। तो इसका जो रहस्य है ये भी है जो भाई हैं अपना जो इनके पीएलआर। तो ओवरऑल दोस्तों जो भी हमने बताया, जो भी परिस्थिति है, हर चीज से जुड़ा हुआ आंसर इनको इनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से प्राप्त हो गया। तो प्यारे भाई और बहनों, इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, क्या आंसर इनको प्राप्त हुए, इसके बारे में भी विस्तार में आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट, अप्रैल के महीने के अंदर शुरू होने वाले पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स के बारे में आपको हम देना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 अप्रैल के आसपास, एक दो दिन आगे पीछे जो है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो कोर्स है उसका शुभारंभ किया जाएगा। दोस्तों, ये तीसरा बैच है जिसको हम ट्रेन करने वाले हैं। इससे पहले जो 2 बैचेज हैं उनको ट्रेनिंग प्रदान की जा चुकी है।
दोस्तों हमारे हर बार जब भी ये कोर्स कराया जाता है तो उसके अंदर एक मॉर्निंग क्लासेस होती हैं जो 7 AM होती हैं और एक इवनिंग क्लासेस होती हैं जो कि 8 PM होती है। अब इन दोनों क्लासेस के अंदर दोस्तों एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके जो एडमिशन्स हैं या जिनके एनरोलमेंट्स हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों दोनों ही ग्रुप्स के अंदर अभी कुछ कुछ सीट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपने अभी तक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स के अंदर एनरोल नहीं किया है और आप करना चाह रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है। और इस समय पर जितने भी भाई बहन अभी बाकी के जो बच गए हैं जो एनरोलमेंट करने वाले हैं उनके साथ कुछ ऐसा है कि जो भी फीस के अमाउंट के अंदर एक अच्छा खासा टैक्स का अमाउंट था, तो क्योंकि एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया तो कुछ ऐसा है कि अभी आपको जो टैक्स का अमाउंट है वो पे नहीं करना पड़ेगा, वो डिस्काउंट कर दिया जाएगा। तो जो सेशन जो कोर्स की फीस है वो काफी कम हो गई है उसकी वजह से। ठीक है, तो अभी भी अगर आप एनरोलमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमारा जो फोन नंबर है 9518081745 इसके ऊपर आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कोर्स है बहुत ही डिटेल में बहुत ही विस्तार में इसको कंडक्ट किया जाएगा। कुल 16 क्लासेस आने वाले 45 दिनों के अंदर कंडक्ट की जाएंगी। बहुत सारी प्रैक्टिस बहुत सारी नॉलेज को इंपार्ट किया जाएगा। एक एक चीज सिखाई जाएगी कि अगर आप खुद एक PLR थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उनके जीवन के अंदर जो उत्तर जो प्रश्न हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, कई लोगों के तो प्रश्न होते हैं बचपन से परेशान कर रहे होते हैं, उनके उत्तर ढूंढने में अगर आप भी दूसरों की सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारे फोन नंबर के ऊपर हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एनरोलमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर हमारा फोन नंबर है 9518081745। इस पे मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम बात करते हैं कि जब ये भाई फाइनली अपने पूर्व के जीवन के अंदर गए, जब यात्रा पे गए तो किस प्रकार के जो दृश्य हैं वो इनके सामने आए। अपने पास्ट लाइफ के अंदर दोस्तों एक नहीं दो नहीं तीन पास्ट लाइफ्स इन भाई ने देखी। तो जो सबसे पहला दृश्य इनको नजर आता है दोस्तों वो इनको अपनी इमीडिएट जो इनकी पास्ट लाइफ है वो नजर आती है, जिसके अंदर ये देखते हैं कि अभी ये 1962 का समय है, 1962 है, और ये बताते हैं कि मैं लगभग 48 वर्ष की आयु का 48 ईयर्स ऑफ एज है मेरी, उसका एक पुरुष हूं और मुझे बर्फ नजर आ रही है। कहते हैं बहुत सारी बर्फ है और उनको फीलिंग आती है कि आई एम इन रशिया, मैं रशिया के अंदर हूं। और क्या हो रहा है तो कहते हैं मैं बर्फ में खड़ा हूं और मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा मेटल का स्ट्रक्चर है जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो, और बहुत सारे आदमी हैं जिनकी भीड़ है जो कि भीड़ मेरी तरफ आ रही है। अच्छा, तो हम इनसे पूछते हैं कि भी चलो अपना पहनावा वगैरह देखो, तो ये बताते हैं कि आई एम एन ऑफिसर, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हूं मैं, और जो भीड़ है भीड़ कॉमन लोगों की है। अच्छा, तो फिर क्या है, कॉमन लोगों की भीड़ क्या कर रही है? तो ये कहते हैं कि जैसे ही वो मेरे पास आए हैं उन्होंने बुरी तरह से मुझे पीटना शुरू कर दिया है, सब लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया है। और ये कहते हैं कि ये मुझे जहां पर मार रहे हैं ये आज का यूक्रेन है, मतलब वैसे ओवरऑल USSR है लेकिन ये आज का यूक्रेन है। और ये कहते हैं कि यहां पे कुछ ऐसा हुआ है कि यहां के जो लोग हैं वो डिप्लोमैट्स के जो तरीके हैं उससे बहुत ज्यादा खफा हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। और यहां पे जो भी गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, कह रहे उन लोगों ने ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ भी कर दी है शायद यहां पे। और ये कहते हैं कि जहां पर मैं हूं यहां पे एक बहुत पुरानी कोई नदी है और ये कोई बहुत पुराना शहर है और बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, बहुत पुराने पुराने घर नजर आ रहे हैं। और ये कहते हैं कि यहां पर कोई डेवलपमेंट करनी थी कीव में, और यहां पर वो डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो काम नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं वैसे आते ही मारा नहीं उन्होंने, आते ही पहले तो उन्होंने कह रहे जैसे मेरा गिरबान पकड़ा, मुझ पे हावी होने लगे और वो डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे थे कि यहां पे जो डेवलपमेंट का वादा किया था वो कहां है तुम्हारे वो ऑफिसर्स, उनको बुला करके लाओ जिन्होंने यहां पे डेवलपमेंट करनी थी। और कुछ ऐसा हुआ है कि वो लोग जो हैं यहां से भाग गए हैं जिनकी एक्चुअली में जिम्मेवारी थी। अच्छा, तो डेवलपमेंट नहीं किया गया तो लोग बहुत गुस्से में हैं
और ये कहते हैं कि वो मुझे मार रहे हैं, मुझे बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, और उनके हाथ में कुछ कुछ हथियार हैं दैट लुक लाइक कि भाई हथियार समझ में नहीं आ रहा लेकिन शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, और कह रहे हैं लगातार वो कह रहे हैं मेरे को वो जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे मुझे गोद रहे हैं, जैसे चाकू पेट में मारा जाता है। कह रहे कहीं कहीं पे कोई कहीं से मार रहा है, कोई कहीं से मार रहा है, मुझे चारों तरफ से कह रहे मुझे वैसे भी मार पड़ रही है और हथियारों से लोग मुझे मार रहे हैं। और कहते हैं मार मार के मुझे वो कह रहे हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे वो कह रहे हैं कि तू केजीबी का स्पाई है। तो हम इनसे पूछते हैं कि वाकई में केजीबी के स्पाई हो क्या? तो ये कहते हैं कि हां, मैं कुछ स्पेशल सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आया था जो कि मैंने केजीबी तक पहुंचा दी है। और ये कहते हैं कि यहां पे कुछ ऐसा है कि यहां पे ना कोई एक ग्रुप है कॉमन लोगों के बीच में जो कि यहां पे सिविल वॉर करना चाहते थे। मतलब इसी बहाने से जो अपना ये जो इनका जो एरिया है उसको यूएसएसआर से अलग करना चाहते थे, सिविल वॉर करना चाहते थे। और मैंने जो यहां पे आकर के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गवर्नमेंट को, उससे सिविल वॉर रुकवा दिया गया है। यहां पे सेना आने वाली है, तो अब यहां पे जो सिविल वॉर है वो हो नहीं पाएगा। और ये जो ग्रुप के लोग हैं इनको ये बात पता लग गई है कि मैंने ही ये इंफॉर्मेशन जो है वो आगे पहुंचाई है। अच्छा भला इनका विद्रोह यहां पे होने वाला था, तो विद्रोह जो है अब ये हो नहीं पाएगा। उस बात से ये लोग बौखला गए हैं और बौखला करके कह रहे हैं इन्होंने मेरी मृत्यु हो गई है, मेरी हत्या कर दी है। और कहते हैं मुझे बुरी तरह से बार बार इन्होंने जो है चाकुओं से गोदा है। और उसके पीछे जो इनको स्ट्रक्चर नजर आ रहा था वो कुछ ऐसा था दोस्तों, होते नहीं वो लोहे के बार्स ऐसे खड़े होते हैं जैसे कोई लिफ्ट बनाने की जगह हो, ऐसे 4 लोहे के बड़े बड़े बार्स इनको नजर आ रहे थे, जिसके अंदर कुछ ऐसा था कि आप झांको तो नीचे खड्डा था बहुत बड़ा, वो गहरा था। तो इनको बुरी तरह से मारा और मार करके फिर इनको उस खड्डे के अंदर धकेल दिया है। और इनको कहते हैं कि मेरा खून बहे जा रहा है, जैसे इतना खून निकल रहा है जैसे मेरे खून से बारिश हो रही हो, चारों तरफ खून स्प्लैश हो रहा है। और कहते हैं मैं बहुत गहरी खाई के अंदर गिरता जा रहा हूं। गिरते गिरते कह रहे हवा में मेरे अंदर, मैं अभी थोड़ा अनकॉन्शियस हूं लेकिन अभी भी मेरे अंदर कुछ प्राण बचे हैं। और गिरते 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 थड़ आवाज आती है और ये कहते हैं कि सब बिल्कुल ठंडा हो गया है। कह रहे मैं बिल्कुल ऐसा हो गया हूं कि जैसी बर्फ वैसा मैं, सब ठंडा। और कहानी ये वाले जीवन की यहां पे इनकी खत्म। तो दोस्तों एक चीज जो यहां पर निकल करके सामने आई वो ये आई कि ये रशियन गवर्नमेंट के लिए स्पाई थे, ऑफिसर थे, और ये नहीं चाहते थे कि जो इनका देश है उसके टुकड़े हों। मतलब रशिया की भूमि के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। तो आई एम श्योर कि अगर इनकी मृत्यु हुई होगी तो जैसे होता है कि एक सिपाही का सम्मान होता है, उसके लिए भावना होती है देश के लोगों में या दूसरे जो वो हैं, तो इसकी वजह से शायद जब ये रशिया की भूमि के ऊपर गए तो रशिया की भूमि, रशिया के पेड़, वहाँ के पौधे, वहाँ की जो आत्माएं हैं वो सब इनके लिए बहुत ज़्यादा वेलकमिंग थे। लेकिन जब यूक्रेन में गए तो एक तरफ से हम देखेंगे कि भाई ये तो अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने देश के टुकड़े नहीं होने देना चाहते। तो जो ये देश के टुकड़े नहीं होने देना चाहते उसके लिए वो भूमि के अंदर कृतज्ञता का भाव है, इनके लिए वहां की आत्माओं का कृतज्ञता का भाव है। लेकिन जो दूसरी आत्माएं हैं जो सिविल वॉर कराना चाहती थी उनके लिए तो ये दुश्मन हो गए ना, है ना। तो यूक्रेन की भूमि जहां पर पेन है लोगों का कि उनको नहीं मिला, आज क्या स्थिति है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुराना मतलब उस टाइम की उन आत्माओं की भावना थी कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो उनके लिए तो ये एक प्रकार से दुश्मन थे। तो इसीलिए शायद जब ये रशिया गए तो बहुत ज़्यादा मित्रता, बहुत ज़्यादा तरक्की फील हुई। और जब यूक्रेन गए तो यूक्रेन में आत्माओं का शायद बदला पूरा नहीं हुआ होगा, यूक्रेन की भूमि ने अपना बदला लेने के लिए इनको वहाँ पे बुलाया और यूक्रेन में जो है इनको अच्छा नहीं लगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये जिन लोगों ने मारा और ये इनको ये ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बस यही था कि हाँ भाई यही लोग हैं, कि भाई बस कुछ लोग हैं। लेकिन आज की लाइफ में से एज सच अगर हम देखें तो कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था, है ना। बस ये था कि बस मैंने जो सिविल वॉर है वो रुकवा दी है। अब दोस्तों क्योंकि कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, बस भूमि का क्या कर्ज है वो समझ में आया, तो फिर जैसे प्रोसेस होता है इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजा गया। स्पिरिट गाइड से पूछा पर इन सब लोगों का क्या हिसाब किताब है,
ये जो यूक्रेन में मुझे रूममेट्स मिले और ये सब मिले, इसके बारे में क्या है। तो फिर जो इनके स्पिरिट गाइड है दोस्तों, उन्होंने एक दूसरे पूर्व के जीवन के अंदर फिर जो है इनको भेजा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि जब ये और पीछे के जीवन के अंदर गए तो इनको क्या नजर आया। दोस्तों इनको ऐसा नजर आता है कि ये अपने आप को लगभग 24 वर्ष की आयु की एक कन्या के रूप में देख रहे थे। वो जो कन्या है उसके पैरों की तरफ देखते हैं तो पैरों में उसने सफेद और नीले रंग के जूते पहने हुए हैं, सफेद और नीले रंग की ही पैंट्स पहनी हुई हैं, हाफ पैंट्स हैं, और स्काई ब्लू कलर की एक टी शर्ट पहनी हुई है। खुद को देखते हैं तो ये कहते हैं कि मैं कोई गोरी लड़की हूं, मतलब मैं रशियन हूं और बहुत गोरी हूं, बहुत सुंदर हूं। क्या हो रहा है, कहते हैं कि मैं कुंवारी हूं, सिंगल हूं, और मुझे अड़ोसी पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये कहती है कि एक आदमी है जो मुझे दिखाई दे रहा है मेरे पड़ोस के अंदर, वो सोवियत यूनियन के टाइम के उसने कपड़े पहने हुए, पुराने टाइम के कपड़े उसने पहने जैसे उस टाइम पे लोग पहनते थे। ये कहती हैं कि वो लगभग 25 वर्ष की आयु का है और आसपास रहता है और उससे जो है मेरी हलो होती रहती है। ठीक है, तो अभी यही दृश्य इनको नजर आ रहा था, ज्यादा कुछ आसपास समझ में नहीं आ रहा होता है। इनको ऐसी फीलिंग आ रही होती कि शायद ये अनाथ हैं, अकेली रहती हैं अपने घर के अंदर। तो फिर कुछ इनको ऐसा सीन चेंज होता है और इनको ऐसा दिखाई देता है कि भाई अब जो है वो जो 25 वर्ष की आयु का पुरुष नजर आ रहा था जिससे हेलो हाय होती थी, वो बड़ा हो गया है, वो 50 का हो गया है, तो मैं भी लगभग 50 की हो गई हूं, और वो मुझसे मेरे घर आकर के कह रहा है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। ही इज सेइंग कि तुम मेरी बात नहीं मानती हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, पूरा घर तुमने बर्बाद करके रखा हुआ है। तो हमने कहा कि कहां घर बर्बाद के रखा हुआ है, मतलब क्या मतलब है। तो ये कहती हैं कि वो कह रहा है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा काम है सब कुछ संभालना, और तुम बार बार यहां पे आके खड़ी हो जाती हो, पुराने घर में आके खड़ी हो जाती हो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मुझे खाना कब मिलेगा। तो यहां पे दोस्तों ऐसा नजर आ रहा था कि भाई किसी समय पर इन लोगों ने विवाह कर लिया था, और इनको ऐसा दृश्य भी नजर आता है कि जब ये 26-27 वर्ष की थी तो एक चर्च के अंदर इसी पुरुष के साथ इन्होंने विवाह कर लिया। तो हम इनको कहते हैं कि भाई उस टाइम के अंदर जाओ जब आप 30-35 के हो, टाइप्स देखो क्या क्या है। तो ये देखती हैं कि भाई मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारे घर है, घर के अंदर बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, जिनके अंदर से बताते हैं कि जो 2 लड़कियां हैं उनमें से 1 लड़की मेरी सगी बेटी है और बाकी जो 2 हैं वो सौतेले बच्चे हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि मैं इनकी सौतेली मां हूं, और इनको नजर आता है कि वहीं पर एक और औरत खड़ी है डाइनिंग टेबल के पास, जो कि अजीब तरीके से इनको देख रही है। जो सौतेले बच्चे हैं ये कहती हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तुम कुछ बना करके नहीं देती हो। तो हमने कहा कि भाई आप नहीं देती हो, तो ये कहते हैं कि नहीं, बना करके जो नहीं देती वो तो इसकी दूसरी बीवी है, ना वो अपने बच्चों को कुछ देती है ना कुछ, वो बस गुस्सा करती रहती है। और ये कहती हैं कि ऐसा है कि जो पति की पहली बीवी है उससे उसका रिलेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि वो कोई काम नहीं करती थी। इसी वजह से इस आदमी ने मुझसे शादी करी कि कोई तो मेरे घर में औरत आए जो घर को संभालने वाली हो। कह रही है अब मैं घर को संभालने के लिए यहां पर आई हूं, तो अब इन सब लोगों की मुझसे ओवर एक्सपेक्टेशन है। उसको तो इन्होंने छोड़ दिया, बस वो घर में रहती है, खाती है, पीती है, पड़ी रहती है एक जगह पे, और सड़ा हुआ उसका मुंह बना रहता है हमेशा, जो सौतेली इनकी जो सौतन है। ये कहती है लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशन मुझसे है। अब कह रही है मैं बहुत काम करती हूं, मुझे कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी करनी है, खाना भी इनको बुला करके खिलाना है, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है, डिले हो जाता है, तो ये सब लोग अब जो है ना मुझ पे गुस्सा करते हैं। उसको कोई कुछ कहता नहीं है, मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि भाई जो है तुमने काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कह रही है जो मेरे सौतेले बच्चे हैं उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि शायद मैं अपनी बेटी को ही खाना ज़्यादा खिलाती हूँ, या मैं उसके लिए करती हूँ, उनके लिए नहीं करती हूँ। लेकिन ऐसा है नहीं। कहती है मैं तो सबका ही यहाँ पर जो है सहयोग करती हूँ। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ, तो ये कहते हैं कि ये भी है,
और बस यही सब नजर आ रहा है, ये सब लोग बहुत परेशान हैं। फिर घर से बाहर निकलती हैं तो इनको नजर आता है कि इनका एक माली है, एक गार्डनर है, वो बहुत खफा है इन लोगों से। क्यों खफा है? ये कह रहे कि हम उससे काम पूरा कराते हैं लेकिन हम लोग उसको इनफ पैसे नहीं देते हैं। तो हमने कहा आपके पति नहीं देते होंगे ना? ये कहती हाँ नहीं देता वो। कह रही मैं भी नहीं देती हूँ, बस थोड़ा ये है कि भाई भाई जितना कराना चाहिए बस इसको हम गुजारे के लिए देते हैं। तो कह रहे जो हमारा माली है उसकी आंख में हमारे को ये नजर आता है कि भाई उसको इनफ पैसा नहीं मिल रहा है, वो बहुत मुसीबतों से मजबूरी में हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन पूरा जीवन भर ऐसी परिस्थिति ही नहीं आई उसके सामने जिससे कि वो हमारी नौकरी छोड़ करके कुछ और कर लेता। वो हमेशा फंसा रहा हमारे पास और पैसों का हमेशा उसको लगा रहा कि भाई मेरे को जो पैसा है वो कम दिया गया। दोस्तों इसी प्रकार से पूरा जो जीवन है, इसके जो दृश्य हैं सामने आए। अब जो है आपको क्या करना है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए और हमारे को बताइए आपको क्या लगता है ये जो सारे कैरेक्टर्स आपके सामने हमने रखे, इनकी अभी की लाइफ से कौन से कैरेक्टर्स कौन होंगे, क्या लगता है? वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं। तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपने अपने कमेंट्स को पोस्ट कर दिया होगा। अब हम बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन था। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो जो इनको पति नजर आया, जिसकी ये दूसरी बीवी थे, उस पति को इन्होंने अपनी इस जीवन की बूढ़ी अम्मा के रूप में देखा, जिन्होंने अपने घर में इनको जगह दी थी। लेकिन घर में जगह देने के बाद शुरू में उनकी क्या भावना थी पता नहीं, उनको बहुत ज्यादा इनके काम की आदत हो गई थी और वो बूढ़ी अम्मा चाह रही थी कि जब तक वो जिंदा रहें तब तक ये उनकी सेवा करते रहें। और इस जन्म में भी जो ये माता हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको हक लगता था इनके ऊपर कि हाँ इनको उनकी सेवा करनी चाहिए, जबकि कोई ब्लड रिलेशन नहीं, कुछ नहीं है ना, तो उनको लगता था। तो वही पास्ट लाइफ में उन्होंने पति को देखा, उस पति को भी ये लगता है कि तुम्हारे को ही करना चाहिए। फिर दोस्तों जो 3 बच्चे इनको नजर आए, जिसके अंदर से इनको एक सगी बेटी नजर आई। सगी बेटी इनको जिस धार्मिक संस्था से ये जुड़े, और ये माताजी भी जुड़ी हुई थी, जिसमें माताजी पुरानी थी, जहां पे उनका योग साधना बहुत ज्यादा था, उस संस्था को वहां पर जो चलाने वाली जो मेन बहन है, जिनका बहुत स्नेह था इनके साथ, जो कि इनको मोटिवेट करते थे, जो कि काफी प्रकार का इनका सपोर्ट करते थे, उनको इन्होंने देखा कि वो इनकी सगी बेटी थी पास्ट लाइफ के अंदर। जो 2 बच्चे हैं बाकी सौतेले वाले, उन 2 बच्चों में से इन्होंने अपने इनके जो यूक्रेन के अंदर जो रूममेट्स हैं, उनमें से 2 लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। वो जो हीटर वाला हमने एग्जांपल दिया था, जिनको हीटर का ये था कि तू चलाएगा तो भाई उसका बिल आ जाएगा और हमें चाहिए तो हम चला करके सो रहे हैं, उन दोनों को इन्होंने अपने सौतेले बच्चों के रूप में देखा, जिनकी पिछले जन्म में भी एक्सपेक्टेशन थी कि उनको करके दें और इस जीवन में भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्टेशन था उनके अंदर, उनको पसंद नहीं करते थे। फिर दोस्तों एक ट्रैवल एजेंट था जो कि इनको यूक्रेन लेकर के आया था, जिन्होंने एक्चुअल अमाउंट जो खर्च होना था उसका 3 गुना 4 गुना इनसे वसूल लिया था, ऐठ लिया था। और उन्हीं के कुछ लोग थे जो थोड़ा बहुत इनको परेशान भी करते थे। तो वो जिसने इनका पैसा लूट लिया था, गेस कीजिए कौन है? समझ गए वैसे आप। उसको इन्होंने अपने इस जीवन के माली के रूप में देखा, माली के रूप में। वो माली जिसको पैसा ये कम देते थे और इनको पता था कि कम दे रहे हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने एफर्ट नहीं किया कि इंसान को इनफ दें जिससे वो कम से कम अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण तो कर सके अगर हमारे लिए काम कर रहा है तो वो जो माली है उसको इन्होंने देखा कि वो ट्रैवल एजेंट है जो पैसे खा गया इनके इस जीवन के अंदर। दोस्तों इससे ना एक ये चीज़ समझ में आती है कि ना आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप किसी का बुरा कर लो, आप किसी के पैसे लेकर के रख लो, आप कितना भी प्रयास कर लो, आप रख ही नहीं पाओगे। तो इससे बढ़िया ये है दोस्तों कि ना ईमानदारी से ही अपने जीवन के अंदर चलना चाहिए भाई, जिसका जो हिसाब है वो पूरा करना चाहिए, फेयर रहना चाहिए, थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए हमारे को, है ना। जैसे कि हम लोगों की क्या आदत होती है कि बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर जाएंगे तो प्राइस टैग देखेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने बिल्ला लगा रखा होता है एक सर्टन ब्रांड का, है ना। तो वही जूता जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 1000 रुपये का बना होता है, लेकिन क्योंकि बिल्ला लगा होता है किसी सर्टन ब्रांड का, तो उसको हम 10,000 का खरीद करके ले आते हैं। वो 10,000 हमारे को नहीं चुभता, लेकिन जब फिर हम बाजार जाते हैं, है ना, हमारे को खीरे खरीदने हैं, मूली खरीदनी है, ककड़ी खरीदनी है हमारे को, है ना, तो जो बेचारा जो कार्ट को पुश कर रहा है, हमारे को बहुत ज़्यादा होता है कि मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएट कर लूँ। वहाँ पे हमारे अचानक से नेगोशिएशन स्किल्स जो है हमारे
जो है वो जाग जाते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है, हमारी हमेशा आदत ऐसी होनी चाहिए, आपको दिख रहा है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने हक का पैसा आप उनको दीजिए। अगर आपको ये लगता भी है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है तो हमें दे देने चाहिए। मतलब हमारा तो हमेशा से ऐसा रहा है दोस्तों कि हम ऐसा कर देते हैं, और हम चाहते हैं बल्कि कि अगर कोई ऐसे हैं तो वो हमसे थोड़ा पैसा वो कमाए। जैसे एक अंदर विचार चलता रहता है ना कि ये पैसे कमा रहा है, तो पैसे कमा रहा है तो पैसे ना कमाए। बिजनेस आदमी पैसे करने के लिए कमाता है ना, है ना। तो हमारे को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसमें से भी बचा लूँ, उसमें से भी बचा लूँ, क्योंकि वैसे भी जितना पैसा आपके पास रहना है, जो वैभव ऐश्वर्य आपको मिलना है, वो वैसे भी मिलना है। तो बांट दोगे तो और आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा पर्सनली हमारा है, तो हम तो थोड़ा हाथ खुला रखते हैं, और हमने बचपन से ये देखा है कि हमारे पास पैसा टिकता नहीं है, लेकिन हमारे पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होती, हमेशा बहुत होता है हमारे पास। तो हमारे को लगता है कि देते हैं तो आते हैं, तो हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए ये चीज़, है ना, कि हमारे को लगे कि कोई अंडर प्रिविलेज्ड है या कुछ है, तो हमारे को कैसे हम थोड़ा बहुत ही सपोर्ट कर सके वो हमारे को करना चाहिए। भीख नहीं दो, लेकिन इंसान मेहनत कर रहा है ना, तो अप्रिशिएट दी एफर्ट्स, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा देना चाहिए हमारे को, ऐसा हम समझते हैं। तो ये सारे दृश्य दोस्तों इनको नजर आए। ये करने के बाद फिर वापस स्पिरिट गाइड के पास भेजा गया। अब स्पिरिट गाइड के पास भेजा गया तो उनसे पूछा गया कि भाई साहब, अब ये इस जीवन में भी ये लोग गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, पिछले जीवन में भी वो जो माता है वो पति था, पति उसने पत्नी बना करके मुझे गुलाम सा ही बना रखा था, अपने वो सौतेले बच्चों का भी काम करवा रहा है, मेरी बच्ची का भी काम करूं, सारी दुनिया जान के काम मेरे से करा रहा है। थोड़ा सा अगर मैं अपने पुराने घर में आकर के यादें मैं ताज़ा कर रही हूँ अपने पुराने घर की, उसमें भी उसको दिक्कत है, वहां पे भी आकर के बोल रहा है कि भाई घर पे काम कर, घर पे काम कर। इस जीवन में भी गुलाम बना रखा था, कोशिश करी थी, पिछले जीवन में भी गुलाम सा ही बना रखा था, तो ऐसा इन्होंने क्यों किया। अब दोस्तों जब ये वाली बात आई तो इनके जो गाइड हैं उन्होंने और पीछे के जीवन के अंदर उनको भेजा, और वहां से फिर जो फर्दर जो इंफॉर्मेशन है वो निकल करके आई कि क्यों ये आत्माएं इतने जन्मों से ऐसा इनके साथ कर रही हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब ये और पीछे के जीवन के अंदर गई, इस दिन का जो फाइनल तीसरा जीवन जो इन्होंने देखा, उसके अंदर किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आए। दोस्तों इस बार एक बार फिर से ये अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखते हैं जिसकी आयु लगभग 30 वर्ष है, और इस बार ये भारत के अंदर कहीं है। ये देखते हैं कि मैं एक राजा हूं, और आ गई दोस्तों वो, जैसे आप बोलते हैं कि भैया आपकी कहानी में राजा रानी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, या तो राजा रानी होंगे या भूत प्रेत होंगे, तो चलो एक तो होना ही होता है ना। अब ये राजा निकल आया तो राजा है, अच्छा तो राजा है, और ये कहते हैं कि भी मेरी सभा लगी हुई है और मैं एक एक करके सबकी जो है शिकायतें सुन रहा हूं, और इन शिकायतों के अंदर अचानक से मेरे सामने एक 70 साल की बूढ़ी अम्मा आकर के खड़ी हो गई है। अच्छा तो क्या कह रही है, कह रही है बूढ़ी अम्मा आकर के खड़ी हो गई है और ये मुझसे ना राहत मांग रही है कि महाराज कुछ राहत मिल जाए तो अच्छा है। तो हमने कहा कि ये कौन है और किस बात में राहत मांग रही है। तो ये कहते हैं कि जितनी भी महिलाएं पूरे राजमहल में काम करती हैं, जो दासियां हैं, ये उसकी मुखिया है। अच्छा, सभी दासियों की हेड है, और ये जो राहत मांग रही है ना, इनको ना बहुत अनविलिंगनेस फील हो रही थी अपने अंदर। ये कह रहे कि इसको ये राहत दे नहीं सकता मैं। हमने कहा क्यों, कह रहे कि देखो ये ना बेस्ट है काम करने में, और ये ही सब दासियों से काम करा सकती है। अगर ये चली जाएगी तो काम कौन करेगा, हमारे तो महल के अंदर पूरा केओस हो जाएगा भाई। तो हमने इनको कहा कि आप इनसे कहिए कि अपने तरह से किसी को ट्रेन करें। तो कह रहे ट्रेन है, ट्रेन कर सकती हैं, मतलब और हैं कुछ और भी हमारी नजर में है, लेकिन इनके जैसा काम कोई और है नहीं संभालने वाला, तो इसलिए जो है इनको तो मैं रिलीज नहीं कर सकता हूं। तो ये कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रही हैं, और ये कहते हैं कि मैं उनको लेक्चर कर रहा हूं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कि अम्मा आपको जो आपकी जिम्मेवारी है राजमहल के प्रति, आपको इतना मान सम्मान मिला हुआ है। कह रहे हैं उनको मान सम्मान बहुत है उसके अंदर ना, मेन काम वाली है ना वो। तो कह रहे हैं कि आपको अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना जैसे ना वो जो धर्म कर्म होता है ना, कह रहे उसकी बातें करके उनको उनका धर्म याद दिला करके ना, जैसे मैं स्कैम सा कर रहा हूं उनके साथ। मुझे कह रहे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे वो उल्लू नहीं बनाते कि भी उसके बहाने से वो करके इनसे काम कराने हैं। कह रहे मैं अपने मन के अंदर बिल्कुल क्लियर हूं कि काम नहीं छोड़ने देना इसको, तो कुछ भी करके जो कह रहे मैं उसको न्याय व्यवस्था ये वो पता नहीं फलाना ढिमकाना दुनिया जहान की बातें कर रहा हूं। और फाइनली कह रहे मैंने वो बुढ़ी अम्मा को कन्विंस कर लिया कि काम तो तेरे को करना ही पड़ेगा बेटा। और ये देख के जब किया है मैंने,
तो इनको नजर आता है कि उनकी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा मायूसी है। और जब ऐसा हो रहा है तो पीछे इनको नजर आता है कि कई सारी ऐसी दासियां पीछे खड़े होकर के महाराज की तरफ देख रही हैं, और उनको ये उम्मीद थी कि ये जो बूढ़ी अम्मा है उसको जो मैं हूं, मैं जो राजा हूं, उसको रिलीज कर दूंगा। लेकिन कह रहे हैं कि ये देख करके जो बाकी दासियां हैं, जिनको एक्चुअली में रिलीफ नहीं चाहिए, वो तो जवान हैं, वो तो काम करना चाहती हैं, कह रही, लेकिन देख करके सब लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, मतलब मायूस हो गए हैं एक प्रकार से, है ना। और जैसे मेरी जो इमेज है उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा गिर गई है, बहुत ज़्यादा निराश हो गई हैं मुझसे। तो कह रहे हैं कि जो बूढ़ी अम्मा है वो पलट करके अपने डंडे के सहारे वहाँ से जा रही है, और बहुत सारी दासियाँ फिर जो है उनको अपने साथ लेकर के चली गई हैं। तो ये कहते हैं कि ये दादी को काम छोड़ना था, छोड़ने नहीं दिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो बूढ़ी अम्मा इनको नजर आई थी, इनको वो अभी की जो ये अम्मा हैं जिनके यहाँ पे ये जा कर के रहे, जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये काम करे, जिन्होंने पिछले जीवन में पति बन करके भी इनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया, उन्हीं को इन्होंने देखा। जो इनके रूममेट्स थे, जो इनको तंग करते हैं बहुत, उन रूममेट्स को इन्होंने देखा वहाँ पे, उन दासियों के रूप में जो इनको देख करके निराश हो रही थी कि बूढ़ी अम्मा को तो राजा छोड़ सकता था, है ना, ऐसा भी क्या गुलाम बना करके रखना कि 70 साल के हो गए तब भी हमारी गुलामी खत्म नहीं होगी क्या, तब भी हम सेवक बन के सेवा ही करते रहेंगे क्या, कभी हमारे को कोई आराम नहीं मिलेगा क्या। बहुत जिनके मन में निराशा थी, उनको इन्होंने अपने रूममेट्स के रूप में देखा। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, अब वहां राजा के महल में काम करते होंगे तो तनख्वाह मिलती होगी, सब कुछ मिलता होगा, लेकिन उस महल से बंधे हुए थे ना, एक प्रकार से गुलाम ही थे ना, कि आप अपनी मर्जी से चाहो तो काम नहीं छोड़ सकते, है ना, और आपका बस नहीं है, वो जब तक वो चाहेंगे तब तक काम कराएंगे। शायद इसी वजह से ये जो सारी आत्माएं हैं, इनको हमेशा जो है गुलाम बना करके रखना चाहती हैं। इनके इस प्रश्न का उत्तर मिला दोस्तों। ये देखने के बाद इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास पहुंचाया, तो स्पिरिट गाइड ने इनको कहा कि तुम्हें इतनी उम्र में उनसे और काम नहीं कराना चाहिए था, तुम्हें उन्हें मुक्त कर देना चाहिए था उनके बंधन से। रादर जब इतनी ज्यादा कोई व्यक्ति आपको सेवा देता है तो आप उसको भवन बना करके देते हो, स्थान बना करके देते हो कि कि उनकी सेवा करने के लिए अब सेवादार आप लगाते हो कि अब वो आराम करे। वो तो कह रहे हैं आपको वो करना चाहिए था, लेकिन आपने उनको जाने नहीं दिया। तो वो जो बूढ़ी अम्मा है और 10 वर्षों तक वो जीवित रही थी, अपने मरते दम तक भी, आखिरी दिन तक भी वो काम करवा रही थी, वो मुक्त नहीं हुई थी, वो गुलाम थी इनकी एक प्रकार से। तो गाइड ने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुक्त कर देना चाहिए था। दूसरा, फिर गाइड से प्रश्न पूछा गया कि हे पुण्य आत्मा, ये जो बूढ़ी अम्मा ने फिर मुझे जो रेकमेंड किया कि भाई फिर मैं शादी कर लूं क्या उन्होंने वो किया? तो गाइड ने इनको यह बताया कि देखो, वो जो है, जो माता है, वो जो तुम्हारा पुराना हिसाब किताब है, कह रहे माता ने तपस्या बहुत की है, लेकिन जो तुम्हारे बीच में और उनके बीच में जो कर्मों का हिसाब किताब है इतना पुराना, उससे वो बहुत ज्यादा विचलित हो गई थी। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा विचलित हो गई थी, तो विचलित होने के चलते बस उसको ये था कि तुम गुलाम बने रहो, मतलब अंदर से उसकी ये थी कि वो आ जाए, जो तुमने अपनी जो साधना करी है वो किया है, उसको ये था कि भंग हो जाए वो। हालांकि उसको शोभा नहीं देता उस आत्मा को, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने इस इमोशन से कि कैसे उसको गुलाम बना करके रखा गया था, वो आत्मा अंत तक भी तब भी मुक्त नहीं हुई थी, आज भी उसके अंदर वो है। तो गाइड ने कहा कि वो विचलित हो गई थी, इसलिए उसने कहा तुम्हारे को, और शुभ भावना से नहीं कहा, उसके मन में जो है वो बुरी भावना ही थी, उसी से उसने कहा कि अब तुम ये सेवा का मार्ग छोड़ करके शादी कर लेना, मतलब शादी कर लेना, क्योंकि उनको पता था कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगे अपने मार्ग से। तो इसीलिए ही उस आत्मा ने कहा है, ये भगवान का कोई संदेश या हमारे द्वारा भेजा हुआ कोई मैसेज नहीं था, बस वो विचलित है पुराने हिसाब किताब से। अब क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि तुम क्षमा योग करो, इन सभी से क्षमा मांगो, इनकी एनर्जी का प्रभाव आज भी है तुम्हारे ऊपर, और वो जो अम्मा है कह रहे वो बहुत शक्तिशाली, उसने बहुत तपस्या की है इस जीवन में, तो तुम्हारी अभी भी जो तरक्की है, उनकी जो एनर्जी है वो उसको रोकेगी। तो इसलिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्षमा मांगो उनसे, कहो हे पुण्य आत्मा, मेरे से जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा करो, है ना, मैं आपको अपने सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ, मुझे बंधन मुक्त करो। तो ये जो गाइड है उन्होंने गाइडेंस दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब काफ़ी कुछ हट गया है, और तुम्हें अपना जो तुम्हारा जो सेवा का मार्ग जो तुमने सोचा हुआ है उसके अंदर तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दोगे, बहुत तुम तरक्की करोगे, तुमसे बहुत कुछ हम लोगों ने करवाना है, जो हमने करवाना है हम कराएंगे, तुम निमित्त बन करके आगे बढ़ते चलो। दोस्तों इसके साथ जो है
इनका जो सेशन है उसका जो है फिर वो संपन्न हो गया। तो ये था आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। हम आशा करते हैं दोस्तों कि केस आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने कमेंट करके कैरेक्टर्स के बारे में नहीं बताया था तो एटलीस्ट आप कमेंट करके बताएं कि आप जो आपके मन में जैसे हम गेस करते हैं कैरेक्टर्स को, क्या आप कैरेक्टर्स को सही गेस कर पा रहे थे। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।